धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्वेश्चन 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि हमने कितने टैबलेट वितरित किए, तो संख्या 5 लाख है। इनकी इंटरनल मेमोरी की क्षमता कितनी है? ये स्टोरेज क्षमता इसकी 32 GB है और रैम इसकी 2 GB है। खरीदे गए टैबलेट के प्रकार क्या है? सैमसंग गैलेक्सी A7 लाइट एंड्रॉयड आधारित है। उपरोक्त टैबलेट की खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ है? 620 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए हैं। विभाग का नाम जिसने टेंडर जारी किया, प्रोसेस किया, सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग। टैबलेट की स्पेसिफिकेशन किस अधिकारी या समिति द्वारा निर्धारित की गई? स्कूल शिक्षा विभाग के टेक्निकल एक्सपर्ट की एक कमेटी द्वारा स्पेसिफिकेशन निर्धारित की गई, जिसके मेंबर ज्वाइंट डायरेक्टर आईटी, डिप्टी डायरेक्टर आईटी, प्रोग्राम ऑफिसर ACS स्कूल एजुकेशन द्वारा इसे मंजूरी दी गई। इसका आधार क्या? टेक्निकल एक्सपर्ट की इस कमेटी के साथ साथ बोली दाताओं द्वारा भी प्री बिड के दौरान दिए गए इनपुट भी इसमें शामिल किए गए, जो इसका आधार बने। क्या इन टैबलेट के साथ कोई सॉफ्टवेयर भी दिया गया है? हाँ श्रीमान जी, इन टैबलेट के साथ इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए पॉल सॉफ्टवेयर दिया गया है। किस कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया? मैसर्स वी एक्सेल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, IT पार्क, चंडीगढ़। उक्त सॉफ्टवेयर कंपनी के चयन से संबंधित पूरा ब्यौरा क्या है? टेंडर के दौरान आई 5 फर्मों को फाइनल करने के लिए IIT बम्बे के द्वारा बनाए गए तुलनात्मक फ्रेमवर्क को आधार बनाकर एक 10 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी तथा 15 ICT नेशनल अवार्ड प्राप्त मेंबर ने इसका वैल्यूएशन किया। ये जो ICT जो 15 मेंबर है, हमारे ही टीचर फाइनल बिड में आई। इन 2 में से एक हाई पावर परचेज कमेटी के सामने नेगोशिएशन के बाद एक फर्म ने अपने रेट डाउन करके उसने लिया और एक फर्म इसमें से बाहर है। क्या उपरोक्त सॉफ्टवेयर के अपडेट करने के लिए कोई प्रावधान रखा गया है? हाँ श्रीमान जी, समय समय पर सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा। छात्रों को टैबलेट के साथ मुफ्त इंटरनेट की सुविधा कराई गई है? हाँ श्रीमान। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी, आपने ब्यौरा दिया, 5 लाख टैबलेट खरीदे गए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये भी पीछे चर्चा थी कि जो टैबलेट आप दे रहे हो और इसमें जो सामग्री होगी वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री इसके अंदर ओपन होगी। पहली बात तो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, टीवी चैनल पे भी आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इसके अंदर सारी सामग्री ओपन हो रही है, यूट्यूब से लेके बच्चों का खेल और जो भी चीज होती है फिल्में, जो वो सब कुछ इसके अंदर ओपन हो रही है। जो सॉफ्टवेयर कंपनी, पहली मैं सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करता हूं, सॉफ्टवेयर कंपनी को तो घुमा फिरा के लास्ट में सिर्फ एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ही कंपनी को क्वालिफाई किया गया और उस कंपनी को क्वालिफाई कराकर जो उसका मंत्री जी वो बिल्कुल भी आज उसको प्रैक्टिकल रूप से वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कोई सीक्रेसी उसके अंदर, जो पेरेंट्स है वो इतने परेशान है, बच्चे उस टैब के अंदर। सप्लीमेंट्री क्या है आपका? सर ये यही तो मैं पूछ रहा हूं, उसके ऊपर सर मैं जो बता रहा हूं, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें ये सॉफ्टवेयर कंपनी, आप उसके ऊपर और क्या पूछना चाहते हैं? उसी के लिए तो मैं सवाल तो पूछूंगी, दिया उसका जवाब नहीं दिया ना कंप्लीट जी। अध्यक्ष जी सवाल पूछो। सवाल ही पूछ रहा हूं ना, अगर उसके अंदर वो सीक्रेसी है नहीं, जो सिर्फ उस टैब में के अंदर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मटेरियल उसमें एवरीथिंग ओपन। उसके अलावा एक सवाल है कि उसका जो ओपनिंग का प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि वो खुल ही नहीं रहा है। तीसरा सवाल ये है कि उसके अंदर जो आपने प्रतिक्रिया सॉफ्टवेयर की कंपनीज को बोला वो एक ही क्वालिफाई, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर कोई और कंपनी नहीं है? जो चौथा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये सवाल है, क्या सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जो उसके अंदर जो कंडीशन लगाई गई, सिर्फ एक ही कंपनी उसके अंदर आई, कोई क्वालिफाई करता ही नहीं था।
जो इतनी ये एप्पल के आपने जो ये हमारे सामने लगाए हैं, क्या ये कंपनी क्वालिटी, क्योंकि उसके अंदर जान पूछकर इस टाइप की कंडीशन लगाएगी कि उसमें सैमसंग के अलावा कोई क्वालिफाई ही नहीं करता उस टाइप के अंदर। इतनी बड़ी संख्या के अंदर 8 लाख टोटल 5 खरीद चुके हैं, 8 लाख का प्रावधान था पहले, अब 5 लाख टैब खरीद कर, और जो इतना बड़ा इसके अंदर एक इकलौती सैमसंग, फिर तो मैं तो आपको भी कहता हूं अध्यक्ष, जब इतनी बढ़िया सैमसंग ही सब कुछ एक कंपनी है, उसको जस्टिफाई मंत्री जी ने कर दिया है, तो हमारे यहां भी सैमसंग का ही लगना चाहिए था, एप्पल की ये टैब लगाने की क्या जरूरत थी? जब एक सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने कि एक सैमसंग कंपनी के अलावा कोई कंपनी उसके अंदर वही। चलिए वो मंत्री जी जवाब देंगे। जी पहला तो इन्होंने एक शंका जाहिर की और वो अखबारों के आधार पे की कि इसमें सारा कुछ खुल रहा। बैठ जाओ, हमने उसकी जांच कराई, कहीं भी हमारे पास एक केस भी ऐसा नहीं आया कि जिसमें सारी चीज कुछ खुली हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कंपनी को इस बात के लिए कहा और उनने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर कोई भी बच्चा इसके लिए ट्राई करेगा, वो कुछ भी यूट्यूब जैसा आपने कहा कि इस प्रकार का कोई भी प्रयास करेगा, तो जो पाल सॉफ्टवेयर है ये अपने आप ही उड़ जाएगा उसमें से, और उसके बाद उसका पता चल जाएगा कि उसने क्या किया। दूसरा आपने कहा कि केवल हमने एक ही कंपनी थी ऐसी सॉफ्टवेयर देने वाली, हमने तो माननीय अध्यक्ष इसमें 5 कंपनियों ने हमारे पास अप्लाई किया था और 5 कंपनियों के लिए हमने नॉर्म एक तय करे थे। हमने उनसे कहा कि भाई एक एक जिला सब ले लो और एक जिले में 5-5 स्कूल में आप स्टडी कराओगे, जो आपका सॉफ्टवेयर हो आप दिखाओगे। उसमें 3 हमारे टीचर थे और अन्य एक्सपर्ट थे उसमें लगे जो उसको देख रहे थे। उनमें से एक तो पहले छोड़ गया जो था प्रॉफिट प्लस, ये तो छोड़ गया, 4 रह गए। इन 4 में भी इसके नॉर्म तय करे कि कौन कौन व्यक्ति ठीक से काम करता। उसके बाद जब प्रीबिड आई तो उसमें 4 कंपनियां थी और इन 4 कंपनियों में से उसमें 2 ही क्वालिफाई हुई। इसमें थी वी एक्सेल सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल लर्निंग, और जब उसकी बात आई वहां तो नेगोशिएशन में केवल वी एक्सेल ने ही अपने रेट कम करके, ठीक उसका रेट है 1,84,00,000 रुपए है उसका साल का, 3 साल का हमने उसको दिया। इसने अपने रेट कम नहीं किए इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। जो आपने दूसरी बात कही कि हमने सैमसंग ही क्यों खरीदा, मेरा ख्याल अगर हाउस में भी अब सारे मोबाइल गिन के देख लोगे तो 60% के पास सैमसंग की होगी, सैमसंग ही चल रहा है। लेकिन उसमें भी हमने कोई ऐसा नहीं, टेबलेट की खरीद में हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन निर्धारित करी, उसके बाद टेंडर फ्लोट किया, उसके बाद प्री बिड की मीटिंग हुई, उसके बाद 3 कंपनियों ने इस पर भाग लिया, एक है एसआर, एक है लिनोवा और एक है सैमसंग। सब कंपनियां चाहे सैमसंग थी चाहे लिनोवा थी, दोनों ही कंपनियां कह रही थी कि मार्केट में जो सामान है वो इतना महंगा है गया कि हम रेट हम कम कर नहीं सकते। सैमसंग एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपना रेट कम किया, जबकि उसका साइज हम बार बार आपको 8 इंच कह रहे, ये 8 इंच का नहीं 8.7 है, मतलब उसने बड़ा भी दिया और सस्ता भी दिया। उसने 12,400 मर्ज दिया लेकिन उसने रेट कम नहीं किया। आपने जो मैं तो ये भाई इसमें कोई घोटाला किया है, भाई ये है कि भाई जो घोटाला के साथ होने की वजह से तो ना हर चीज में बू जरूर आ रही है। ठीक ठीक, मैं तो ये जरूर कहना था, तो एप्पल वालों को दे देंगे। आप इतनी कंपनियां हैं, एक कंपनी को जो मुझे पता लगा, जो मैंने पता लगा, आपकी स्पेसिफिकेशन ऐसी रखी थी और कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा था उसके। एक प्रोसेस है उसके अंदर, अगर अप्लाई नहीं करेगा कोई तो सर उसके अंदर जो कंडीशन लगाई वो फुलफिल ही नहीं करते, अप्लाई कैसे करा, पहले रिजेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी वाइज सैमसंग आप सब भी अनुभव करते हैं, पूरा हाउस अनुभव करता होगा कि अच्छी क्वालिटी का है और पूरे देश में सबसे बड़ी अगर सप्लाई कर रहा तो आज की बिल्कुल सैमसंग है। मंत्री जी बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या ये पूरे देश में सैमसंग सप्लाई सबसे सुपीरियर सैमसंग ही है क्या? फिर तो यहाँ भी सैमसंग लगने चाहिए थे। ठीक, एक मिनट चलिए, हो गया जी। श्रीमती गीता बुक्कल जी। प्रश्न संख्या 2 सर। सर जवाब सदन के पति। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मैंने सड़कें पूछी थी
कि क्या ये सही है कि झज्जर शहर की सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जिसमें डायवर्जन रोड अग्रसेन चौक टू रामलीला ग्राउंड, ओल्ड नेशनल हाईवे 71 पासिंग थ्रू द झज्जर सिटी, जिसमें हमारा प्रश्न है कि डायवर्जन भगत सिंह चौक से चिकारा चौक, अंबेडकर चौक, बेरी गेट, सीताराम गेट, छारा चुंगी से चौक से अग्रसेन चौक से लेकर रामलीला ग्राउंड तक। मंत्री जी ने जो टेबल्ड किया है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये लिखा है द कंडीशन ऑफ द रोड इज सेटिस्फैक्ट्री एक्सेप्ट, थोड़ी सी लेंथ लिखी है। सेकंड में भी दूसरे में लिख दिया सेटिस्फैक्ट्री, और थर्ड में कि क्वेश्चन डजंट अराइज, जो मेरा थर्ड था कि अंबेडकर चौक टू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से डिप्टी मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरिया की बद से बदतर हालत थी, आपने बार बार आश्वासन दिया, और आज आप विधानसभा के पटल पर केवल जो आपको लिखित में प्रश्न आया, आपने जवाब दे दिया कि उसकी जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। इतनी बुरी हालत है, वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बीमारियां अलग हो रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर पैच वर्क, आप एक भी जगह पर पैच वर्क दिखा दें, पब्लिक हेल्थ उसमें नहीं कर रहा, कि पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरा आपसे कहना यह है कि कई जगह पर लो लाइन एरिया है जिसमें पानी न केवल बरसात में, बरसात के अलावा भी भरा रहता है, बद से बदतर उसकी हालत है, और कई बार विभागीय तौर पे हमने भी मांग की है, और इसके एस्टिमेट्स लगातार करीबन साल भर से सभी शहरों के, चाहे वो हमारा धौड़ चौक से भगत सिंह चौक, तहसील चौक से लेकर कांता चौक, ये सभी एस्टिमेट्स जो हैं आपके पास बार बार आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम झज्जर से, अगर मैं कांग्रेस की विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। कंडीशन इज सेटिस्फैक्ट्री है। मैं समझती हूँ आपके पास विभागीय तौर पर सही जानकारी नहीं है, बहुत बुरी हालत है, सभी के सभी रोड्स वहां पर लंबे समय से मोटरेबल नहीं है, सीसी रोड्स कुछ जगह पर बना दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि इस विषय में जो लिखित में जवाब है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, कृपया जो है आप यहां पर पटल पर दिए गए प्रश्न की बजाय जो मैंने आपसे पूछा है, काइंडली आप उसका जवाब दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने 3 सड़कों के बारे में सवाल पूछा था। पहली सड़क, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइपलाइन वहां पर टूटी हुई थी, पंचर थी कई जगह, पूरी सड़क खराब नहीं, 1300 मीटर है, जो कि जवाब में लिखा गया है कि वहां पर सीवरेज के अंदर पंचरिंग होने की वजह से कई जगह पॉटहोल्स बने हैं, जिसको निरंतर रिपेयर किया जाता है। मगर पब्लिक हेल्थ द्वारा पिछले दिनों 6 करोड़ 60 लाख का एक टेंडर निकाला गया है। माननीय सदस्य को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही दिसंबर 2022 तक ये सीवर लाइन के अंदर जहां जहां लाइनेज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी जो सड़क उनने पूछी, जिसका ओल्ड NH 71 से झज्जर सिटी तक है, DLP पीरियड ओवर हो चुका है, मोटरेबल कंडीशन है। तो बताएं आपको, मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और देखिए शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई सीएम मनोहर लाल की तरफ से। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, जो हस्ती नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब जो है लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है। तो हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो बता दें 3 दिवसीय चलने वाले इस मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और पहली बार देखिए राष्ट्रीय गान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। तो ई विधानसभा का लॉन्च भी देखिए आज किया गया, उद्घाटन किया गया सीएम मनोहर लाल की तरफ से। चलिए खबरों में फिलहाल ये रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। That officer within next 24 hours.
दूसरी चीज, जहां माननीय सदस्य ने कहा कि काम हो रहा है, मेरे पास जवाब है कि माता गेट टू सीताराम गेट जज्जर टाउन देयर इज अ प्रपोजल विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड, CIPP लाइनिंग लगनी है 6 करोड़ 60 लाख की, विच विल बी कंप्लीटेड। मैं अब टाइम बाउंड मैनर मैंने नहीं बताया। बनानी, हमें तो पब्लिक हेल्थ कंप्लीट कर जब हैंड ओवर करेगा, हम तो ऊपर उसकी सरफेसिंग और कारपेटिंग करनी है। अब रेनफॉल के बीच में शहर को खोद के कौन छोड़ेगा? आप भी सदन में मंत्री रही हैं, बारिशों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पूरी दुनिया में हॉल्टेड होते हैं, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर के अंदर ये काम कंप्लीट हो और 1 से 1.5 महीने उसके बाद हम आपकी सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त कर देंगे। जहां बात इनने करी कि और सड़कों की, मैं चाहूंगा कि आपके पास अधिकार है, आप चुने हुए विधायक हो, और हमारी सरकार ने सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इक्वलेंसी करी है कि जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिपेयर वर्क्स, डेवलपमेंट वर्क्स देना चाहे तो 25 करोड़ के रिपेयर वर्क्स को सरकार की ओर भेजे, हम उस प्रपोजल को आगे टेक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ये सारा का सारा टेबल करूंगी और मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैंने विद टाइमिंग्स ये सारी फोटोग्राफ्स आज मॉर्निंग में खिंचवाई है। विश्वास दिला दिया कि अगर ये सही पाया गया तो 24 अध्यक्ष महोदय, मैं भी 4 बार की चुनी हुई हूँ, जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो वो मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत क्यों कहूंगी? अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से इंतजार कर लेना, थोड़ा वेरीफाई तो अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मैं ये सभी टेबल्ड करना चाहती हूँ और अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करती हूँ, मंत्री जी पर मुझे विश्वास नहीं है। 4 बार आश्वासन दे दिया, किसी चीज के टेंडर नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं एक आश्वासन चाहती हूँ सदन में कि जो मैंने सड़कें दी हैं, बात तो बारिशों में अब हालत हुई है, ये तो 2-2 साल के एस्टिमेट्स मेरे पास सबकी कॉपी है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं कि अधिकारियों ने यहाँ पर कितनी बार भेजा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की कमी की वजह से हो, चाहे नगर परिषद लोकल बॉडीज की। एक तो उनमें डिमार्केशन हो जाए कि कौन सी सड़क PWD की है, किसने पब्लिक हेल्थ, कौन सी मार्केटिंग बोर्ड की है, कौन सी इंटरनल रोड्स है। सर, दिस इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू इट। मैं एक चुनी हुई विधायक होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी से कह रही हूँ, जो मैंने प्रश्न लगाए हैं और मैंने आपको स्थिति आज ही की बताई है, काइंडली टाइम बाउंड मैनर में आप इसका आश्वासन दे दें और जांच भी जरूर करवाएं कि विद इन नेक्स्ट 1.5 मंथ वी विल क्रिएट अ पोर्टल जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कें जिस विभाग की है, जैसी स्थिति है, वो मार्केट कर सारे विधायकों के साथ शेयर कर दी। चलिए ये टेबल कर दीजिए। और श्री विशंबर सिंह जी, प्रश्न संख्या 3 जी। ये विशंबर सिंह जी, प्रश्न संख्या 3 जी, बोलिए। प्रश्न संख्या 3 जी। बैठ जाइए, 1 मिनट। कुंडू जी प्लीज बैठ जाइए। बोल दिया। 3 जी। कुंडू जी प्लीज, ऐसे बीच में नहीं, बैठ जाइए। नहीं, ये हो गया, सप्लीमेंट्री हो गए, 3 सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। नहीं, किसी का जिसने क्वेश्चन पूछा उसी का सप्लीमेंट्री। नहीं, इंडिविजुअल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो सप्लीमेंट्री के पहले हकदार है। श्री विशंबर सिंह जी, प्रश्न संख्या 3 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क। हाँ श्रीमान जी, है पुनर्निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये गुजराणी मेरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है और ये पिछले 2-2.5 साल से इसकी बिल्डिंग टूटी हुई है और अब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है 2024 माह तक पूर्ण होने की संभावना है। तो ये लगभग 6 साल होते हैं और इसमें 12वीं तक का स्कूल हम स्पीकर सर। ये एक तो मैं इसमें मेरा सप्लीमेंट्री ये है, 2 शिफ्ट में बच्चों को जो है ना, एक पहली से 6ठी तक, 5वीं तक पहली शिफ्ट सुबह और 6ठी से 12वीं तक स्पीकर सर, ये दूसरी शिफ्ट में। और दूसरा ये समय इसका बहुत ज्यादा 2024 तक का, थोड़ा जल्दी इसको आपके माध्यम से मैं एजुकेशन मिनिस्टर को कहना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी इसको बनाए जी। और दूसरा मेरा पहला जो सप्लीमेंट्री है 2 शिफ्टों में, पहली से 5वीं तक और 6ठी से 12वीं तक 2 शिफ्ट में ये किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, 6ठी से 8वीं कक्षा जो है एक धर्मशाला में पढ़ाई जा रही है और
और 11वीं से 12वीं की कक्षाएं स्कूल के भवन के शेष 2 कमरों में चलाई जा रही है। 9वीं और 10वीं की कक्षाएं प्राथमिक पाठशाला के 3 कमरों में संचालित है और इसके लिए हमने 5,24,92,000 रुपए स्वीकृत कर दिए और मैं पूरा विश्वास दिला रहा कि 2024 तक निश्चित तौर से इसको पूरा कर देंगे। और जिन अधिकारियों की वजह से इसमें देरी हुई, मैंने अभी अधिकारियों को आदेश भी दे दिए कि उसकी जांच करें, अगर उनकी गलती से कुछ इसमें देरी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से और आश्वासन चाहूंगा, 2 शिफ्टों में ये स्कूल चलाया जाए जी। जिस प्रकार का अगर जरूरत होगी तो निश्चित तौर से। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राव चिरंजीव जी। 4। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके क भाग का उत्तर नहीं श्रीमान जी और ख भाग का उत्तर नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मेरे जिले से ही आते हैं और बड़ा आश्वस्त है कि इनको लगता है कि रेवाड़ी शहर के अंदर कहीं पानी नहीं भरता है, जो कि मेरा सवाल था और दोनों का जवाब इन्होंने दिया नो सर। मुख्यमंत्री जी ने जब बजट की स्पीच हुई थी, जब उस दौरान ये कहा था कि भाई रेवाड़ी शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल चुका है और आज शहर के हालात इतनी ज़्यादा खराब है कि पूरे शहर के अंदर पानी भरता रहता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या इनकी आने वाले समय के अंदर क्या इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं। हर मानसून के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से शहर पूरी तरह से डूब जाता है और धारवेड़ा के अंदर भी पानी की बहुत बड़ी समस्या ये है और मंत्री जी तो वहीं से निकलते होंगे रोज और देखते होंगे किस तरह से पूरे हाईवे के ऊपर बाढ़ जैसे हालात रहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी तैयारी उसके लिए है। माननीय अध्यक्ष जी, रेवाड़ी शहर का जो बरसाती पानी है उसकी निकासी के लिए 3 STP जो दो नसियाजी रोड पर हैं जिनकी कैपेसिटी 16+8 MLD की है और एक कालवास रोड पर है जिसकी 6.5 MLD की कैपेसिटी है और इसी के साथ 8 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन हैं जो कि ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, गढ़ीबोलनी रोड, बाल भवन, नई आबादी, झज्जर रोड, बुद्ध माता चौक, उत्तम नगर, हंस नगर तथा एक पब्लिक हेल्थ ऑफिस के अंदर है। इसी तरह एक मेन पंपिंग स्टेशन है और नया गांव के अंदर और 4 टेम्परेरी पंपिंग स्टेशन है जो कि नागपाल साउंड, बाल भवन, सिविल अस्पताल और नई आबादी के अंदर हैं। और इन्हीं पंपिंग स्टेशनों की इन जो हमारे उपरोक्त ये पंपिंग मशीनरी है इसकी क्षमता 65,000 लीटर पर मिनट के हिसाब से इनकी क्षमता है और जो बरसाती पानी है वो लगभग 13.8 किलोमीटर दूर साबी नदी में 1000 डायमीटर के जो HDPE पाइप के माध्यम से साबी नदी में डाला जाता है। ये बात ठीक है कि भारी बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, लेकिन उसको 1.5 से आधा घंटे से 2 घंटे के अंदर निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक एस्टिमेट 3 करोड़ 5 लाख रुपए का जो कि बरसाती पानी की निकासी के लिए बावल रोड से गढ़ीबोलनी रोड को कनेक्ट करते हुए और ये आपकी मॉडल टाउन, कृष्णा कॉलोनी तथा शक्ति नगर का बरसाती पानी की निकासी के लिए अभी कंप्लीट हुआ है। और फिर भी माननीय सदस्य को अगर लगता है कि कहीं दिक्कत है तो कोई सुझाव दें, वो भी करेंगे। इसे एक ही सुझाव है कि जल्द उसके ऊपर कार्य किया जाए, क्योंकि धारवेड़ा के जो लोग हैं और रेवाड़ी के जो लोग हैं, आप देखते हैं कि भाई धारवेड़ा भी रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही आता है जी, वो भी मेरा एक सप्लीमेंट्री है आपकी तरफ। तो हमारा यहाँ का पानी नहीं, वो भिवाड़ी से पानी आता है और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी पहले कहा था कि उसका काम शुरू हो रहा है। मंत्री जी, मेरा तो आपसे यही है कि प्रॉब्लम तो हमारी है ना जी, तो सोल्यूशन तो हमें ही उसका ढूंढना पड़ेगा। उनका सोल्यूशन राजस्थान गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हमें हमारी जो समस्या है उसका समाधान तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। हम कब तक ये लिए बैठे रहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन करेगी? आप टाइम फ्रेम दे दीजिए। पिछले साल भी आपने ये कहा था कि भी 1 साल के अंदर वो समस्या दूर हो जाएगी। आज 3 साल बीत चुके हैं, उस समस्या वहीं की वहीं है। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि वहां जो लोग हैं वो एक बहुत दयनीय स्थिति के अंदर जी रहे हैं, आप उसके अंदर जल्द से जल्द उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालिए। सर,
मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप नेशनल हाईवे 8 से जब जयपुर जाते हैं तो रेगुलरली, उसी के लिए बात कर रहा हूँ सर, उसी के लिए कर रहा हूँ, धारवे डैम में जब पानी अकोमुलेट होता है उसके लिए बात कर रहा हूँ। वो जो पानी भिवाड़ी से आता है वो धारवे डैम में फ्लाईओवर के पास आ जाता है और वहां दोनों तरफ से इतना पानी भरा हुआ रहता है कि छोटे व्हीकल उस पानी में से नहीं जा सकते और हैवी व्हीकल ले जाके वहां जाम लगा देते हैं। घंटों का कार्यक्रम वहां पर जाम का रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस पर उन्होंने विचार भी किया है, दोबारा विचार करके जितना जल्दी हो सके उसका उपाय करें। है कि धारूड़ा का पानी है और वो हमारे यहाँ भिवाड़ी का पानी है और हमारे यहाँ धारूड़ा के आसपास काफी फैलता है। एनजीटी के अंदर ये केस गया था, एनजीटी ने फैसला कर दिया है कि राजस्थान को इसका पैसा देना है और बनाएंगे हरियाणा के लोग। उस नाते से कल नीति आयोग की बैठक थी तो दोनों चीफ सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी और अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी और राव इंद्रजीत जी भी वहां थे, तो हम लोगों ने उनसे बात की तो जल्दी वो मीटिंग करके और बहुत जल्दी वहां जो एसटीपी वो लगना है ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत जल्दी राजस्थान के सहयोग से ही करना है हमको, अकेले हरियाणा उसको नहीं करेगा क्योंकि दोनों का मिलाकर के ही काम होना। हालांकि नुकसान हमको होता है, पानी उनका आता है, लेकिन एनजीटी का फैसला हो चुका, उसका लागू कराएंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। क्वेश्चन नंबर 5 सर। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर आईपैड में और वैसे भी दे दिया गया है। क्या है जो 5 जिले हैं जल भराव के, उनका डाटा दे दिया गया है और 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम सिंचाई होती है, उनका डाटा दे दिया गया है। क्या का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, क्या या प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। 2 तरह की समस्याएं हमारे हैं। एक तो सेम की समस्या से कई जिले बर्बाद हो रहे हैं, जो मंत्री जी ने सूचना दी है। इसमें 5 जो टॉप जिले हैं, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और हिसार, इनमें टोटल जो 0 से 1.5 मीटर की डेप्थ का जो वाटर कलेक्शन है वो 2,89,854 हेक्टेयर है और 1 से 3 1.5 से 3 मीटर तक की डेप्थ है 1,61,067 है, यानी कि 4,50,921 हेक्टेयर जमीन सेम की समस्या से ग्रस्त है। दूसरी तरफ स्टेट में ऐसे जिले हैं जहां इरिगेशन की परसेंटेज रेवाड़ी में 7.84% है, गुड़गांव में 9.52 है और महेंद्रगढ़ में 10.21 है। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि हम इस समस्या को बारीकी से हमें देखने की जरूरत है। मैंने मंत्री जी से एक सवाल किया था कि क्या वाटर लॉक्ड एरिया में जो वाटर एलोकेशन आप डिसाइड करते हो तो वो एरिया उसमें से वाटर एलोकेशन डिसाइड करते टाइम डिडक्ट करते हो या नहीं। मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है ना, में नहीं दिया है। हम अगर जहां पानी पहले पानी की समस्या है उसमें उतना ही पानी हम देते रहे तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। हर नहर का एक एलोकेशन निश्चित होता है और उसका मेन बेसिस होता है। अभी जी प्रश्न क्या है? प्रश्न मैंने यही तो बताया है कि आपका सुझाव है तो लिख करके नहीं, अगर प्रश्न है तो कोई प्रश्न बताइए। अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जहां पहले पानी की समस्या है, सेम की समस्या है, उन जिलों में उतना ही पानी देने का क्या कारण है, क्या जस्टिफिकेशन बता दें मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जो व्यवस्था है, हमारे जमुना से पानी आता है या भाखड़ा से आता है और जो उसका कमांड एरिया है प्रति एकड़ उसका पानी निर्धारित हो जाता है और अगर वहाँ किसी इलाके में बारिश हो जाए, पानी भर जाए तो उस इलाके का पानी काटा नहीं जाता। दूसरा, हमारे सदस्य महोदय चाहते हैं कि उस इलाके का पानी हटा के दूसरी तरफ ले दिया जाए। वाटर लॉक्ड एरिया तो है लेकिन वहाँ का नीचे का पानी खारा है, नहर का पानी तो उसको फिर भी चाहिए। हाँ, ऐसा एरिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसमें 12 मास पानी भरा ही रहता है। उस क्षेत्र का पानी हम जो नाप करके देखेंगे कि उस क्षेत्र का पानी बचा करके कहाँ उपयोग में हो सकता है, उसको हम कर लेंगे। बारिश में पानी भरता है, मैं उस पानी की बात नहीं करता। मैं तो जो 12 महीने जिस जमीन में पानी भरा रहता है मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ। बारिश में पानी तो आपकी बात को यही मैंने जवाब दिया है। जिस जमीन में 12 महीने पानी भरा रहता है और उसमें नहर की सिंचाई का पानी भी मंजूर है, उस इलाके की मैपिंग करवा के फिर उसके बारे में महकमा विचार करेगा कि इस पानी को कहीं दूसरी जगह दिया जा सके। एक में इसके एक छोटा सा सुझाव हो रहा है मंत्री जी,
वाटर लॉगिंग एक दिन में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि जो लगातार जहां हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं उनकी अगर सॉइल टेस्टिंग करके, इसका मैपिंग करके, प्रोफाइल करके और कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए कि भाई ये जमीन जो है इतने दिन बाद में इट इज प्रोन टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि आइडेंटिफाई आजकल तो साइंटिफिक फार्मूलाज हैं, अगर उनकी इस तरह से हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं उनकी वाटर लॉगिंग की स्टडी जहां एक्चुअली वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है, उस जमीन की भी अगर स्टडी करके एक सॉइल स्ट्रक्चर स्टेटा अगर उसका टेस्ट करवा के और उसकी मैपिंग करवा दी जाए तो भविष्य के लिए और ज्यादा जमीन वाटर लॉगिंग में आने से बचाई जा सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 10 लाख एकड़ से ज्यादा हरियाणा का क्षेत्र ऐसा है जो वाटर लॉग्ड है और सलाइन वाटर भी है। हमने स्कीम बनाई है कि हर साल 1 लाख एकड़ जमीन को दुरुस्त करें, उसका पानी का लेवल नीचे ले जाएं और उसको खेती के लायक दोबारा बनाएं। और दूसरा ये है कि जितना वाटर लॉगिंग के एक ही रीजन नहीं होता, एकदम से बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पानी जब तक ना निकालोगे, क्योंकि अब जो कई इलाके के अंदर धान बोने की वजह से जमीन ऐसी होगी जो पानी सोखती नहीं है, कई नीचे का ऊपर का पानी बिल्कुल मिल गया है, तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इस वाटर लॉग्ड एरिया के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कीम बनाई है कि हर साल हम 1-1 लाख एकड़ जमीन को पोर्टल बना दिया है, किसानों से सहयोग लेकर के उस जमीन को ठीक करेंगे और वहां पर जो है खेती के लायक जमीन को बनाएंगे और जो पानी जहां बचा सकते हैं उसको हम बचाएंगे और जिस इलाके के अंदर पानी की जरूरत है ही नहीं, 12 मास पानी रहता है, उस पानी को हम दूसरी जगह जहां जरूरत वाली जगह ले जाएंगे। मतलब पानी सिर्फ पानी बचाने से नहीं है, मैं कहता हूं जमीन को बचाना है। जमीन के कई कारण होते हैं वाटर लॉगिंग के, जिस जमीन की जिसकी नेचर वो है तो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सुझाव दे दिया और मंत्री जी ने सुन भी लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जो मंत्री जी ने बात की उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ प्रश्न पूछिए ना। मैं प्रश्न नहीं, मैं एक मंत्री पॉलिसी डिसीजन पॉलिसी डिसीजन नहीं कर रहा मैं, और क्या कर रहे मैं तो मंत्री जी को ये बता रहा हूँ। विधायक जी, अभी हम किसी इलाके का सुओ मोटो पानी नहीं काटेंगे, पानी जहाँ मंजूर है नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो कहता हूँ वाटर लॉगिंग को, लेकिन जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया होगा, किसी इलाके की पानी वाटर लॉगिंग का एरिया होगा, उस क्षेत्र का पानी हम दूसरी जगह ले जाने की आपको मैंने आगे अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, ये ठीक है कि पानी की अपने आप में एक बहुत विकट परिस्थिति, कई स्थानों पर तो पानी कम बहुत है और कहीं कहीं वाटर लॉगिंग है, दोनों बातें हरियाणा में हमारे यहाँ हैं। अभी बात तो ठीक है कि जब वर्षा के दिन होते हैं उस समय 3 महीने का समय ऐसा होता है कि पानी को बहुत एरियाज को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन कुछ साउथ हरियाणा का एरिया ऐसा है उसमें हमने वाटर लिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसके माध्यम से, जो ड्रेनेज है उसके माध्यम से भी काफी मात्रा में पानी आखिरी टेल तक भी जाता है। जितने वहां डैम्स हैं, तालाब हैं, मसानी डैम भी पिछले 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट पानी वहां हो जाता है, अभी भी चल रहा है उस इलाके में। तो ये पानी 3 महीने में तो कठिनाई नहीं है। ये सुझाव भी मानने योग्य तो है, लेकिन फिर भी इसको बैठ के विचार करेंगे कि जहां लगातार पानी रहता है और उसमें इरिगेशन की स्थिति नहीं है, तो जब इरिगेशन की स्थिति नहीं है तो इरिगेशन का पानी हम वहां देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जहां पानी की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए इसको रीएलोकेट करने में दिक्कत नहीं है। और ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आज एक जगह ठीक जमीन है, 5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं वाटर लॉगिंग हो जाता है। अमित शर्मा, और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। पानी इमीडिएटली उस रिजर्वर को अडॉप्ट कर लेता था और आपने अपनी स्कीमों में कभी अप्पू घर की बात, कभी फूड स्ट्रीट की बात, कभी उसको बिल्कुल भर दिया, जिस वजह से ये समस्या इतने सालों के बाद हुई है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पर संत नगर, हरिनगर, चौटराम, भगवान कॉलोनी और यहाँ तक कि उस 3.5 फुट पानी के अंदर मैं खुद 3.5 फुट पानी गहराई के अंदर उस समय जब बारिश हो रही थी वहां पर गया था। वहां का सिस्टम फेलियर था। क्यों नहीं एडमिट करती सरकार, क्यों नहीं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एडमिट करता? वहां पर हुडा कॉम्प्लेक्स के अंदर मुख्यमंत्री जी वहां पर जो डिस्पोजल का था वो काम नहीं कर रहा था। अप्पू घर के साथ डिस्पोजल था, वह काम नहीं कर रहा था। कृष्णा कॉलोनी, गुरु नानकपुरा और साथ में महावीर कॉलोनी, जहां बड़ी, मैं इस बात के लिए कहता हूं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन कॉलोनियों के अंदर गए,
2 दिन बाद गए और वहां पर 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ था। हमने घरों की व्यथा देखी, घरों का नुकसान देखा। आपने जवाब में लिखा कि हमारी कोई प्रपोजल नहीं है किसी बात के लिए। बड़ी समस्या है। अच्छा, आपके शहर में पानी नहीं आया, हिसार का बुरा हाल, अंबाला का बुरा हाल, करनाल का बुरा हाल, कहां का बुरा हाल नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समस्या का निदान जो 15 साल के बाद एकता मैक्रू हुई और जो लोगों का नुकसान हुआ, इन्होंने ये अपने जवाब के अंदर लिखा, कोई कंपनसेशन की प्रोसेस शुरू हुई। कंपनसेशन का चीफ सेक्रेटरी ने, मैंने चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएटली पत्र लिखा, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया, डीसी ने उसका सर्वे करवाया। ये कहते हैं हमने कोई कंपनसेशन देने का प्रोविजन भी नहीं है। लोगों का नुकसान देखा, लोगों के घरों में नुकसान देखा। हाउसिंग बोर्ड आपने देखी हुई, हाउसिंग बोर्ड के अंदर उसका कंपनसेशन चल नहीं रहा था, वो ऑलरेडी खराब था। कृष्णा कॉलोनी के बैक साइड वाला पंपिंग, और सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि पीछे पब्लिक हेल्थ का हराड़ वाला जोड़ है जो बिल्कुल भर चुका है, अनऑथराइज कॉलोनियां कट चुकी है वहां पर, इसीलिए उस सारी कृष्णा कॉलोनी और इनका बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हाउस की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में रेजोल्यूशन पास हुआ कि लाड वाला जोड़ को जो अब है उसको बकायदा तालाब दोबारा मेंटेन किया जाए और इस समस्या का समाधान हो। ये मैं सिर्फ कुछ एरिया की बात कर रहा हूँ। इस बार बारिश में चाहे मॉडल टाउन था, चाहे हाउसिंग बोर्ड था, चाहे और एरिया थे, चाहे गांधी कैंप था, सब में बुरा हाल हुआ है। इस समस्या का परमानेंट निदान होना चाहिए। आपने 1995 का फ्लड देखा और भी देखा, 1985 का भी आपने फ्लड देखा। इसका समाधान होना चाहिए, लाड वाला जोड़ वापस मेंटेन होना चाहिए। आप इस बात के लिए आश्वासन दें और सदन में इस बात के लिए कहें कि वो इमीडिएटली रिलीफ रिजर्वायर वो बनेगा। ये मेरी डिमांड है। मंत्री पता करो, मैं गया था वहां, मैंने किया भी ये पंप क्यों नहीं चल रहा, बूस्टर क्यों नहीं चल रहा। बोला जी इसके इतनी ड्यू है, वो नहीं, इस वास्ते कनेक्शन नहीं चला ही नहीं। पता नहीं बिजली का ड्यू था किसके, वो वहां पे मैं गया। कृष्णा कॉलोनी की बात है ना, ये कृष्णा है नहीं, कृष्णा कॉलोनी की बात है, कृष्णा कॉलोनी चला ही नहीं बूस्टर, बूस्टर चला ही नहीं। हम गया, जब उन्हें 2-3 पंप लगाया, तो ये पहले जब ये पता होता तैयारी पूरी करनी चाहिए, तैयारी नहीं थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्यों नहीं तैयारी थी, क्यों नहीं सीवरेज साफ किए, क्यों नहीं अपने जो बूस्टर्स हैं उनकी कनेक्शन क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं चला के देखा, क्यों नहीं ट्रायल दिया। आयदा सब कनेक्टेड है नहीं, वो समस्या वो है, पूरी तैयारी नहीं थी। मंत्री जी, ₹5.25 करोड़ मांगा आपसे और 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी और वो ₹5.25 करोड़ जिस दिन बारिश आई उससे 3 दिन पहले सैंक्शन रुक गया, तो क्या उसका कहां खर्च होगा, कहां नाले साफ होंगे। इसकी भी इंक्वायरी करानी चाहिए कि ₹5.25 करोड़ जो डिपार्टमेंट ने मांगा, पब्लिक हेल्थ ने, वो टाइम पे रिलीज क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी चलिए, मंत्री जी जरा संक्षिप्त में आश्वासन दे दें। आश्वासन तो यह कि बारिश से आप मुख्यमंत्री जी, आप आश्वासन दो और किसी को ऐसे। अध्यक्ष जी देखिए, पहली बात तो है कि इस बार वर्षा नॉर्मल जो वर्षा अपेक्षा से ज्यादा इस बार हुई है। रोहतक में भी बहुत हुई है, मुझे मालूम है, और भी स्थानों पर बहुत हुई है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वर्षा ज्यादा हो जाए तो हमारी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। जहां तक रोहतक का विषय बताया, तो मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी उनको कहूंगा कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराएंगे कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके कारण से वहां जो सारा सिस्टम है वो मौके पर काम नहीं किया। जहां तक बिजली के बिलों की बात है, ये पहले सालों में विषय चलता था। अब हमने इस साल से ये कर दिया है कि सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी बिजली का बिल अब किसी डिपार्टमेंट को रेज नहीं किया जाएगा, बल्कि बजट बनाते समय हर डिपार्टमेंट का सालाना जितना भी बिजली का खर्च है उसको कंसोलिडेट करके बजट में से कम करके पहले ही अप्रैल में उनका बराबर करके उनको वापस दिया जाएगा। नहीं तो बहुत स्थानों पर ये शिकायत आती है कि इस ऑफिस का बिजली का बिल नहीं गया, इसका नहीं गया, क्योंकि आखिर पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट संस्था है। इंडिपेंडेंट यानी एक कंपनी है, उस कंपनी के नाते उन्होंने तो बिल अपने हर एक विभाग हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, कोई भी उनको अपने बिल लेने हैं। तो अब हमने ये तय किया है कि सरकारी विभागों के सारे बिजली के बिल डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसी प्रकार और भी जो विभागों का लेन देन होता है जिसके कारण से कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो भी बजट में ही उसका समाधान कर दिया जाएगा, ताकि साल का जितना खर्च है सारा उसमें से निकालें। फिर भी इसकी जो जानकारी इंक्वायरी जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। धन्यवाद।
40,000 बाकी है बिल्डिंग के। 40,000 रुपए? हाँ 46,193 करोड़। नहीं, इतना नहीं हो सकता। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, वो तो पता लग जाएगा। 40,000 भी है तो 40,000 भी है तो भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, सरकार का पैसा सरकार के पास रहना, करवाएंगे, एडजस्ट कराएंगे। माननीय सदस्यगण, तारांकित प्रश्न संख्या 7 के जवाब की सूचना एकत्र करने के लिए विभाग को काफी समय लगेगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर देने के लिए अगले सत्र तक का समय मांगा है, जिसके लिए मैंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्रीमती किरण चौधरी जी। मैंने ये क्वेश्चन मार्च में भी लगाया था, अध्यक्ष जी लगाया था, उसके बाद आज 6 महीने हो गए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो ये वक्फ बोर्ड के बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, इनके खुद के नाम, परिवार के नाम, सब कुछ इनके नाम में, ये डिटेल हाउस में नहीं देखना चाहते, इसलिए ये जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, चलिए अगले सत्र में आ जाए, अगले सत्र में। चलिए अध्यक्ष जी, प्रश्न 8। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर है कै। हाँ श्रीमान जी। कै, संबंधित शेयर धारकों की मांग पर बिडौला माइनर की बुर्जी संख्या 21,000 से आगे कुल कमान क्षेत्र कृषि समान क्षेत्र सिंचाई के लिए छपार माइनर और थिलोड डिस्ट्रीब्यूटरी पर शिफ्ट हो गया है। पहले ये बिडौला माइनर 30,500 बुर्जी की थी, जो इसके लास्ट के तो किसानों का चक एरिया था, उन्होंने ज्यादा सिंचाई करवाने के लिए दूसरी माइनर पर अपना इलाका ट्रांसफर कर लिया। अब इसके 21 के बाद कोई इलाका रहा नहीं, इसलिए इस आगे बुर्जी नहर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं ये जवाब पढ़ रही थी। पहली बात तो ये है, सरकार का ये वायदा है कि टेल तक पानी पहुंचाना जरूरी है, अनिवार्य। हर एक सदन के अंदर ये बात कही जाती है, टेल तक पानी जाएगा, टेल तक पानी जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसको हटा दिया गया है। ये मेरे पास ग्राम सभा के लोगों की पूरा का पूरा जो है उनका प्रस्ताव आया हुआ है। वो कहते हैं कि 6.5 बुर्जी जो है उसको कम कर दिया है, 27,000 से आरडी से 21,000 आरडी कर दिया है। और उन्होंने लिखत में दिया है कि ना तो उनसे पूछा गया, जवाब में यहाँ पे ये दिया है अध्यक्ष जी, ऑन डिमांड ऑफ शेयर होल्डर्स कंसर्न द टोटल एरिया ऑफ 947/612 ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया, acre beyond RD 21,000 of Bidola minor has been shifted to outlet RD 5,000 left of Chapar minor and to RD 16,500 right of Thilod distributory for irrigation in this area। ये कहते हैं कि हम उनके पूछने के बाद, अब ये मेरे पास उनका ये जो है पूरा का पूरा प्रस्ताव आया हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारे से पूछा नहीं गया। वो लिखते हैं बार बार अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने बताया कि आपकी जमीन का रकबा इस माइनर से हटा दिया गया है, और जो किसानों को बताया तक नहीं गया। अब जो है ये लिंक जो है, अब इसके अंदर टेल तक पानी कहाँ जाएगा? ये जो है 150 और 200 एकड़ जो जमीन है ये छपार सब माइनर की है, उसको भी ये थोड़ा इरिगेट करेगी, उसमें नो डाउट। पर लेकिन जो ऑलरेडी जो चल रहा था उसको आप 27,000 से घटाकर आप 21,000 कह रहे हो, और कह रहे हो कि हमने लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमने परमिशन ली है। ये तो सरासर झूठ है अध्यक्ष जी। अब टेल तक वहां पे पानी पहुंचता नहीं है, जो है वहां कम करा जा रहा है। एक जगह के ऊपर इतना पैसा डाला जाता है कि वहां पे पूछो ना। अब मेरे को बोलने की बात नहीं है यहाँ पे सदन के अंदर, लेकिन सच्चाई है ये कि सबका साथ सबके विकास की जब बात होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो इतने इतने करोड़ों रुपए डाल दो, रोज अखबारों के अंदर आता है। और यहाँ पर जो है जो जायज डिमांड है लोगों की, जो टेल तक पानी की बात कर रहे हैं, वो उनको पानी की बात छोड़िए, टेल तक की तो बात छोड़िए, उनके जो बिडोला माइनर जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको वो कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि इसको दोबारा से उतना ही बुर्जी जो 6.5 बुर्जी इन्होंने कम करी है वो पूरा वहां पे दिया जाए, ताकि टेल तक पानी, मेयर को पूरा करने दीजिए, टेल तक पानी जो है वहां पे पहुंचे, लोगों को परेशानियां ना हो। वैसे ही जो है अभी वो मेरे एक माय ऑनरेबल विधायक कह रहे थे कि हमारा पानी इतना सारा है, इतना ज्यादा है, उसको काट दीजिए। कहते हम काटेंगे नहीं। तो अरे जहां पर जो जरूरत है वहां तो आप भेज दो, ये काम करो। मंत्री होने का मतलब ये है कि आप सारी की सारी पॉलिसीज बनाओ। अब इस तरह से तो ना हो कि आप झूठे जवाब जो है जो हम सदन पटल के ऊपर दिए जा रहे हैं कि उनसे पूछा गया है, जब सारा गांव इकट्ठा होकर मेरे को ये बात कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का पानी देते हैं
वो कमांड एरिया की सिंचाई के लिए होता है। नहर ये 30,500 बुर्जी की थी। 21 और 30,000 के बीच में 2 मोगे थे जिससे सिंचाई होती थी। उसके शेयर होल्डर ने कहा है कि हमें इस नहर से पानी नहीं लेना, हमें पड़ोस वाली नहर से पानी लेना है। और इसका एक तरीका होता है, वो केस करते हैं एसडीओ के, एक्शन के, कैनाल अफसर के, और उनकी सुनवाई होती है। उसके बाद वो एरिया ट्रांसफर होता है। वो सारी कार्रवाई कर चुके हैं, वो दूसरी जगह से पानी लगा रहे हैं और ग्राम सभा का प्रस्ताव लिखा है। मैं पटल और दूसरी बात यह है कि गाँव वालों ने लिख कर दिया हुआ है। मुझे मैं अभी दौरे पे थी अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बताया मुझे। कुछ सदस्यों को दिक्कत यह है, पड़ोसी हल्के में इतने सालों के बाद थोड़ा सा पानी मिल गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी की नीति है कि पूरे क्षेत्र को समान बंटवारा करे, सबको पानी दे, नीति बना के पानी दे। तो शाम को भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र को 2 नहरों का पानी नहीं दे सकते, एक नहर से ही पानी मिल रहा है। उन शेयर होल्डर ने जो पानी मांगा है, इन्होंने जिस नहर से मांगा है उससे पानी दे दिया। इन्होंने कहा कि हम तो शाम को भी पानी दे रहे हैं। शिवानी केनाल में जो पानी जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, ये भ्रमित करते हैं। शिवानी केनाल के अंदर पूरा पानी जो शाम को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। के अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं ये भ्रमित करते हैं। और ये असली बात जो है, मुख्यमंत्री जी शेयर होल्डर ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से केस करके पानी दूसरी नहर से मांगा, उनकी स्वीकृति दे दी, वहाँ से पानी लग रहा है। और वो ये ग्राम सभा कहाँ से आ गया? ये अरे ग्राम सभा तो नहीं है, पर गांव वाले तो है ना, गांव वाले तो हैं। गांव वाले उस नहर के शेयर होल्डर को उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ से पानी दिया। ऐसे थोड़ा ग्राम सभा का मतलब नहीं है, जो शेयर होल्डर होंगे वो पानी मांगेंगे, उनको ये मिलता है। सच्चाई की बात है। अपील उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को जानकारी ली, कागज पकड़ के भाषण देने के पास है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी आपके साथ है, आप इसको ने अपनी मर्जी से अपना इनको जो है भ्रमित तरीके से ये जो बात करते हैं वो मत आप सुनिएगा। धन्यवाद। आपको देख के ये देखिएगा कि किस तरह से जो है हमारे साथ जो है तो शाम के साथ जाती करी जा रही है। हमारी नहरों में पानी नहीं डाला जा रहा। हो गया। सुरेंद्र पवार जी, प्रश्न संख्या 9। अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफाई फिर करना चाहता हूँ। हो गया। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल मेंबर को कि अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में विधायक के फंड का कोई प्रोविजन नहीं होता। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जरूर हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। उस 5 करोड़ में से सोनीपत के लिए 23 डेवलपमेंट कार्य, उनके लिए 4.72 करोड़ रुपए एस्टीमेट बनाया था और उसमें से 4.25 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो चुके। 5 करोड़ में से 23 डेवलपमेंट कार्य के लिए 4.25 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो चुके। और दूसरा जो फंड है वो सोनीपत के लिए एसएफसी और सीएफसी, उसके तहत 70.02 करोड़ एसएफसी और 19.31 करोड़ सीएफसी के लिए एलोकेट किए गए हैं। और उसकी जो पहली किस्त है 25% वो रिलीज हो चुकी है। और जहां तक स्टाम्प ड्यूटी की बात है, उसमें भी 1% जो वो लिया जाता है, उसमें भी सोनीपत को एलोकेट जो हुए थे वो 80.7 करोड़ हुए थे और उसमें से 71.3 करोड़ जो हैं वो विड्रा कर किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी। ये इसी विधानसभा में और हम सब विधायकों ने। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी। 5 करोड़ रुपया उस समय भी दिया था और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में 5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। जहां तक
जहां तक उन 5 करोड़ की बात है, मैंने स्वयं सूची देखी है। मैं जवाब दे रहा हूं, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं, बैठो, जवाब दे रहा हूं। पिछली बार का आपको क्या पता? आप कौन सा पिछली बार सदस्य थे? नहीं, इंक्वायरी नहीं, मैं आपको सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं। अब जिन लोगों को इस 5 करोड़ में से जो काम उनके विधानसभा के उनके कहने पर हुए हैं, उनकी, अरे सुन तो लो, तो उनकी सबकी लिस्ट समेत 7 दिन के अंदर इनको सबको सूचना मिलेगी। 4-5 विधायक ऐसे हैं, बार बार फोन करने के बाद, कहने के बाद भी वो काम नहीं दे रहे हैं, और ना देने के कारण से यहां खड़े होकर बोलते हैं। जब उनको, ये ठीक है, उनको फोन कराए गए हैं, लिखित हमने भेजा नहीं है। इस बार लिखित 7 दिन में जाएगा कि कितना, सुनिए, 7 दिन में लिखित जाएगा कि कितने काम उनके कहने पर हो गए हैं, कितनी राशि के जो बचे हैं वो अभी भी दे सकते हैं, और अभी भी आगे 1 महीने के अंदर अगर देंगे तो इसको ऑनर करेंगे, और केवल विधानसभा में शोर करना है तो 1 महीने के बाद इसको ऑनर नहीं करेंगे। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। बैठ जाइए। एक मिनट जरा, बैठ जाइए। अभी जरा प्लीज बैठ जाइए। अभी कुछ सूचनाएं हैं, जरा बैठ जाइए प्लीज। गौतम जी प्लीज। राम कुमार जी, मुझे कुछ सूचनाएं देनी है, उसके बाद बोलिए। हो गया, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया आपको कि 7 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। नहीं, वो यही है, 5 करोड़ की राशि के बारे में पूछा, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। 23 डेवलपमेंट कार्य के 4.25 करोड़ रुपए आपने यूटिलाइज कर लिए। मैं अभी प्रश्नकाल खत्म हो गया, आप उसको होगा नहीं, अब हो गया नहीं। आपको लिखित में भेज देंगे कौन से 23 काम किए हैं, आपको लिखित में भेज देंगे। 1 मिनट गौतम जी, 1 मिनट, मुझे कुछ सूचना देनी है, जरा बैठ जाइए पवार साहब। हो गया जी पूरा। मैंने कहा ना कि आपको लिखित के अंदर आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। देखिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि वो 5 करोड़ रुपए के बारे में पूछा है, जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि नहीं, उसी 5 करोड़ की बात है जी, उसी 5 करोड़ की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो तो सबके बारे में कहा, नहीं, विधानसभा के बारे में उन्होंने सबके बारे में कहा कि 7 दिन के अंदर, बुड्ढा जी, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर सबको लिखित सूचना मिल जाएगी। ठीक है, जिसने जो काम किए हैं। इनका सवाल था, उन्होंने कहा 4.25 करोड़ लग चुके हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि 23 काम हुए हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। उन्होंने बताया ना 23 काम हुए हैं, उसकी जानकारी आपको दे देंगे। देखिए, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मुझे क्लैरिफिकेशन होगी, उनको पता नहीं क्यों नहीं हुई। अभी जब लिखित आपको जाएगा कि ये काम हुए हैं, ये काम हुए हैं, आपको 23 काम जो हुए हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। अरे बैठ जाइए गौतम जी, बैठ जाइए। 1 मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए प्लीज। हाँ, मैं भी जरूरी आपको सूचना देनी है, कुछ जो विधायी कार्य है वो करने हैं। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं अगस्त सत्र 2022 के लिए सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई खत्म हो गई है। सदन में प्रश्नकाल जो चल रहा था वो खत्म हो गया है और प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल जवाब हुए। सरकार ने कई मुद्दों को लेकर सदन में जवाब दिया है। सदन में प्रश्नकाल की जो कार्यवाही चल रही थी वो कार्यवाही खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल जवाब हुए, जहां विधायकों की ओर से सवाल उठाए गए और संबंधित मंत्रियों की ओर से जवाब दिए गए। सरकार ने कई मुद्दों को लेकर